हेलो दोस्तों, नमस्कार। टाक लाफुली में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार एडवोकेट एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई कानूनी जानकारी के साथ। दोस्तों, क्या एक पिता के लिए अपनी बेटी के लिए आर्थिक जिम्मेदारी उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसकी बेटी 18 साल की हो गई, क्योंकि कानून की नजर में वह तो बालिग हो गई और अपना भला बुरा समझ सकती है। तो क्या सारी जिम्मेदारियां यही खत्म हो जाती हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प अदालती मामला है। ये कहानी एक बालिग बेटी की है जो अपने पिता से भरण पोषण की मांग करती है, और इसमें एक ऐसा कानूनी पेच आता है जहां एक दरवाजा बंद दिखता है तो अदालत दूसरा दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले श्री अरुण कुमार बनाम श्रीमती सरला व अन्य 2025 की। आज की मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इस केस से संबंधित बारीकियों को समझें। इस केस के जरिए दो अलग अलग कानून को समझें। ये कानून है सीआरपीसी की धारा 125, जो वर्तमान में धारा 144 बीएनएसएस के रूप में जानी जाती है, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20। आज हम इन दोनों धाराओं के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक परिवार था जिसमें एक पति, एक पत्नी और उनकी बेटी होते हैं। जैसा कि पति पत्नी के मामलों में आपसी मनमुटाव हो जाता है, तो इस मामले में भी ऐसे ही हुआ था, और आपसी मनमुटाव के चलते पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। तो हुआ यूं कि पत्नी और बेटी ने अपने पिता पर फैमिली कोर्ट में धारा 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का एक केस किया, और यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। यहां यह समझना जरूरी है कि धारा 125 सीआरपीसी है क्या। कोई भी पत्नी, संतान और माता पिता बेसहारा ना रह जाएं, उस मकसद को पूरा करने के लिए कोर्ट इस धारा के तहत सक्षम व्यक्ति को आदेश दे सकता है। धारा 125 सीआरपीसी में जो पत्नी, संतान या माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनके भरण पोषण की कानूनी व्यवस्था की गई है। यानी ये धारा 125 एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा पत्नी और उसकी संतान को प्रदान करती है, जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होती है। जब बात बच्चों के भरण पोषण की हो, तो धारा 125 सीआरपीसी कहती है कि यह भरण पोषण केवल नाबालिग बच्चों के लिए है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। 18 साल के बाद इस धारा में कोई रिलीफ संतान को नहीं मिल सकती, मगर एक ही कंडीशन में रिलीफ मिल सकती है कि वो बालिग संतान किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता की वजह से अपना भरण पोषण ना कर सकती हो। तो दोस्तों, यहीं पर इस केस में पहला मोड़ आता है। जब यह केस दायर किया गया था तो बेटी बालिग हो चुकी थी और उसे शारीरिक और मानसिक विकलांगता भी नहीं थी। तो पहली नजर में यह मामला तो खत्म हो जाना चाहिए था, यानी बेटी की तरफ से दावा खारिज। और पिता के वकील की दलील भी यही थी कि बेटी बालिग है, स्वस्थ है, तो सीआरपीसी 125 के तहत उसे एक पैसा भी नहीं मिल सकता। उस समय ये ओपन एंड शट केस लगता था, लेकिन दोस्तों यहां इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो आज हम इस पर बात नहीं कर रहे होते। तो ऐसा क्या हुआ इस केस में? जज साहब ने ऐसा क्या किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था? ऐसा कौन सा छिपा हुआ रास्ता जज साहब ने निकाल लिया? तो चलिए जानते हैं। फैमिली कोर्ट के जज साहब ने कहा कि पत्रावली के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि पति की आय के पर्याप्त साधन है। इसके बावजूद भी पति ने पत्नी और बेटी का समुचित भरण पोषण नहीं किया है, उसे कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं दिया है। इसलिए पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देना आवश्यक है। और यह भी कहा कि धारा 125 सीआरपीसी में भले ही हम बेटी को रिलीफ ना दे पाए और भले ही बेटी 18 साल से ऊपर की है, लेकिन वह अविवाहित है, आत्मनिर्भर नहीं है। अदालत केवल धारा का नाम नहीं बल्कि वास्तविक अधिकार देखेगी। यदि कानून बेटी को संरक्षण देता है तो तकनीकी आधार पर राहत से इनकार नहीं किया जा सकता। फैमिली कोर्ट ने कहा कि भले ही धारा 125 सीआरपीसी का दरवाजा बंद है, लेकिन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 में अविवाहित बेटी भरण पोषण की अधिकारिणी है। दोस्तों, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि हिंदू एडॉप्शन एंड
मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 धारा 125 से बिल्कुल अलग बात करती है, जिसका सहारा जज साहब ने लिया था। यह धारा कहती है कि हिंदू पिता का नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी दायित्व भी है कि वे अपनी अविवाहित बेटी का भरण पोषण करे, जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि वो बेटी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। तो दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। सीआरपीसी में भरण पोषण के लिए संतान 18 साल से कम यानी कि नाबालिग होनी चाहिए, जबकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 कहती है कि जब तक बेटी की शादी ना हो जाए, बशर्ते वो खुद कुछ न कमा रही हो। तो दोस्तों, इस केस में एक अजीब सी स्थिति बन गई। ये अजीब स्थिति क्या थी? ये अजीब स्थिति थी कि दावा दायर किया गया था धारा 125 सीआरपीसी में, जो बेटी की कोई मदद ही नहीं कर सकता था, लेकिन एक दूसरा कानून पहले से मौजूद था जो बेटी की पूरी मदद कर सकता था। ये तो इस तरह की बात हुई दोस्तों कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आपने गलती से टिकट काउंटर से शताब्दी एक्सप्रेस का टिकट ले लिया जो मुंबई जाती ही नहीं है। धारा 125 सीआरपीसी यहां शताब्दी की तरह है, मगर एक दूसरी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 20 है, जो सीधे आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती है। और फैमिली कोर्ट एक बड़ा स्टेशन है जहां ये दोनों ही ट्रेनें आती हैं। तो दोस्तों, यहां कोर्ट ने ये नहीं कहा भाई साहब कि आपने गलत टिकट मांगा है, जाइए लाइन से हटिए और सही टिकट लेकर आइए। जज साहब ने यहां स्टेशन मास्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम्हें कहां जाना है, तुमने गलत ट्रेन का नाम ले लिया तो कोई बात नहीं, ये लो राजधानी का टिकट और बैठो, मतलब वापस नया टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। तो समझे दोस्तों, बिल्कुल यही है इस फैसले का सार। तो सवाल ये उठता है कि यहां पिता के साथ तो कहीं नाइंसाफी नहीं हो गई कि उन पर तो किसी खास धारा के तहत केस दायर किया गया था, यानी 125 के तहत। उन्होंने उसी के हिसाब से अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया और कोर्ट ने बीच रास्ते में अपना नियम बदल दिए। तो दोस्तों, क्या यह अजीब बात नहीं है? यही दलील पिता के वकील ने हाई कोर्ट में भी दी, लेकिन अदालत का नजरिया इससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। अदालत ने यहां एक सिद्धांत पर जोर दिया। कौन से सिद्धांत पर? अवॉइडिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, जिसका मतलब होता है कि एक ही काम के लिए बार बार मुकदमेबाजी का झंझट। अदालत ने सोचा कि हम आज इस बेटी की अर्जी अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत खारिज कर देते हैं तो वो क्या करेगी? वो दोबारा धारा 20 हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के तहत आ जाएगी, फाइल करेगी उसे। नतीजा क्या होगा? वही कोर्ट, वही जज और वही पक्षकार और वही मुद्दा, बस फाइल का कवर और धारा बदल जाएगी साहब। कितने साल लगेंगे, वकीलों की फीस भी दोबारा भरनी पड़ेगी, कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद होगा। आखिर मुद्दा क्या है, हम ये समझ गए हैं। हमें क्या करना है, हमें पता है, हम चलो इसे 125 में ही डिसाइड कर देते हैं। दोस्तों, हम अदालतों को आमतौर से नियमों और कानूनों में बंधा हुआ देखते हैं, यहां तो बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिला। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई हवा में ही फैसला नहीं कर दिया। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का सहारा लिया। वो केस था दोस्तों अभिलाषा बनाम प्रकाश। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत पहले ही स्थापित कर दिया था कि फैमिली कोर्ट के पास दोनों कानूनों सीआरपीसी और एचएमए की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। इसलिए अगर न्याय की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी हो तो फैमिली कोर्ट एक ही केस में अपनी दोनों शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पिता को कितने भरण पोषण देने के आदेश दिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली कोर्ट ने पिता को अपनी पुत्री और पत्नी के लिए 45,000 रुपए प्रति माह का अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया था। और जब पिता अरुण कुमार फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने पिता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में पिता के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, क्योंकि बेटी अगर धारा 20 के तहत अलग से एचएमए का केस डालती तब पिता को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता। फैमिली कोर्ट ने बस एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को
शॉर्ट किया है, छोटा किया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मैंने यहां आज इस केस को आपके सामने क्यों डिस्कस किया। क्या यह फैसला एक कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाता है या इसके पीछे एक गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है? तो दोस्तों इसका मतलब बहुत गहरा है और यह फैसला यह दिखाता है कि भारतीय कानून खासकर हिंदू लॉ समाज की सच्चाइयों से कितना जुड़ा हुआ है, कितना कनेक्टेड है। जब तक एक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती, शादी करके अपने पति के घर नहीं चली जाती और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाती, तब तक माता पिता, खासकर पिता का खर्च बनता है। यह कानून उसी सामाजिक सोच का एक आईना है। यहाँ 125 सीआरपीसी का जो ये सेकुलर कानून है, जो सभी के लिए है, जो एक न्यूनतम जिम्मेदारी तय करता है, लेकिन हिंदू मेंटेनेंस लॉ एक पर्सनल लॉ होने के नाते एक समुदाय की जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनको कानूनी रूप देता है। धारा 125 सीआरपीसी का मतलब है पत्नी व बच्चों व माता पिता को सड़क पर आने से बचाना, जबकि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट का मतलब है कि परिवार के भीतर दायित्वों को निभाना। दोस्तों एक पिता का अपनी अविवाहित बेटी के प्रति जो कर्तव्य है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक सीमित नहीं है। इसमें उसकी शिक्षा, उसके रहन सहन का स्तर, यहां तक कि उसके शादी ब्याह के खर्चे जैसी चीजें भी शामिल हैं। अब दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि क्या इस तरीके के फैसले बालिग बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हतोत्साहित तो नहीं कर रहे? अगर उन्हें पता है कि शादी तक पिता उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे तो शायद करियर बनाने के लिए उतनी मेहनत ना करें या पिता पर ही निर्भर रहें। यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन यहां पर इस कानून की बहुत जरूरी शर्त को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। यहां आपको यह बता दूं कि एचएमए की धारा 20 तभी लागू होती है जब बेटी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। कानून यह नहीं कहता कि हर अविवाहित बेटी को मेंटेनेंस मिलेगा। अगर एक बेटी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर रही है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी अर्निंग कर रही है, तो वो अपने पिता का से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। यहां निश्चित रूप से अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रक्रिया न्याय के लिए बनी है, न्याय प्रक्रिया के लिए नहीं बना है। अगर किसी ने अपने आवेदन में गलत धारा लिख दी तो वह एक प्रक्रियात्मक भूल है और इस गलती की वजह से उसको उसकी जायज हक से हरगिज वंचित नहीं किया जा सकता। कानून का काम लोगों को महज प्रक्रियाओं में उलझाना नहीं है, बल्कि फैमिली कोर्ट ने यहां साबित कर दिया कि यहां प्रक्रियाओं और कानून की जटिलताओं में उलझे बगैर पक्षों की समस्याओं को सुलझाया जाना चाहिए। आज की इस मामले की चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।